चैनल केमिस्ट्री विद दीपक सर। जैसे कि आप सभी को पता है, लास्ट वीडियो आप लोगों को पीएच स्केल पर मिली थी। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाली है, जो नेक्स्ट वीडियो आज आपको मिलेगी वो 10th की ही मिलेगी। और 10th की जो वीडियो मिलेगी वो एसिड और बेस की केमिकल रिएक्शंस के ऊपर होगी। डैट मीन्स कि आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक आपका होगा कि एसिड और बेस किस तरीके से रिएक्शन करते हैं किसी अलग अलग कंपाउंड्स के साथ, अलग अलग ऑक्साइड्स के साथ, मेटल्स के साथ, उनकी क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं। आइए जानते हैं मेरे साथ। ठीक है, तो बेटा आज है क्लास 10th का टॉपिक। चैप्टर आपका चल रहा था कौन सा? एसिड, बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर था। ठीक है, इतनी बात। इसमें आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं वो समझने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, एसिड और बेस की केमिकल रिएक्शन समझने जा रहे हैं बेटा हम। और इसमें पहली जो केमिकल रिएक्शन समझने जा रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस विद अ मेटल। अगर किसी भी एसिड या बेस की रिएक्शन बेटा हम मेटल के साथ करते हैं तो क्या होता है? तो अगर किसी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करते हैं तो क्या होता है, जरा इस बात को समझ लेते हैं। चलो, फॉर एग्जाम्पल अगर एसिड किसी ने बेस के साथ रिएक्शन करी तो ये एक मैं जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ, केमिकल इक्वेशन। इस जनरल केमिकल इक्वेशन से आप समझ जाएंगे क्या होगा। अगर किसी भी एसिड की रिएक्शन किसी मेटल के साथ करेंगे तो वो क्या बनाएगा बेटा? वो बनाएगा सॉल्ट और वो रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। वो रिलीज क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर मैं इसके नीचे सिंबल लिख दे रहा हूँ और ये इस तरीके से, समझ गए बात को। अब अगर बेस की बात करें तो बेस की भी रिएक्शन अगर हम किसी भी मेटल के साथ करते हैं तो वो भी क्या बनाती है? सॉल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती है। ठीक है, जरा ध्यान से समझना है कि जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ और इसके स्टेटमेंट की अगर हम बात करें कि इसका स्टेटमेंट क्या होगा, तो इसका स्टेटमेंट आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि when an acid react with a metal it forms a salt. When an acid react with a metal it form a salt and liberate the hydrogen gas. ये जो स्टेटमेंट है, ये केमिकल इक्वेशन है, ये आपको स्टेटमेंटल फॉर्म में भी आ सकती है। एग्जाम में कई बार आपको ये इक्वेशन स्टेटमेंटल फॉर्म में पूछी गई है। कैसे पूछी गई है, एक बार एग्जाम्पल समझो, फिर एग्जाम्पल से मैं उसको एक क्वेश्चन बना के आपको समझाऊंगा। एक बार एग्जाम्पल समझिए आप, एग्जाम्पल के बाद फिर मैं उसका क्वेश्चन बनाकर आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। देखो जरा, फॉर एग्जाम्पल एसिड हमने ले लिया क्या? HCl। ठीक है, HCl के साथ आपने जो मेटल ले ली वो ले ली सोडियम। HCl के साथ आपने जो मेटल ली सोडियम ले ली। आपको नहीं पता यहाँ क्या बनेगा, कौन सा सॉल्ट बनेगा। वैसे यूजुअली देखकर बता सकते हैं बच्चे कि यहाँ पर NaCl और H2 गैस लिबरेट हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इस एरो का जो मतलब है, मीनिंग है, इस एरो का मीनिंग ये है कि ये इस बात को बताता है कि ऊपर को अगर इसका सिंबल है तो ये बताएगा कि गैस रिलीज हुई है, वो चीज क्या हो गई? इवेपोरेट होकर गैस की फॉर्मेट में बाहर चलेगी। लेकिन अगर ये नीचे की ओर होता है सिंबल इसका, अगर ये जो सिंबल है गैस का, जो ये एरो वाला सिंबल है, अगर ये एरो वाला सिंबल नीचे की ओर होता है तो आप समझ जाएंगे कि गैस के अंदर पीपीटी बनी है। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट अगर किसी को ना समझ में आता है, इससे दूध फट जाता है। जो दूध फटा हुआ होता है बिल्कुल इसी तरीके के पीपीटी होते हैं, जो फटकर वो नीचे बैठ जाता है, दूध पानी अलग हो जाता है और दूध वाला पोर्शन जो पार्ट होता है वो अलग हो जाता है। तो उसी तरीके से वो पीपीटी होते हैं। तो ये जो होता है हाइड्रोजन गैस रिलीज होकर बाहर जाती है, नीचे की अगर एरो होगा तो वो पीपीटी बन जाएंगे, ऊपर की ओर होगा तो लिबरेट होकर बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इस बात को एक मैकेनिज्म फॉर्मेट में समझते हैं। मैकेनिज्म फॉर्मेट का मतलब है कि इस एसिड ने इस मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्शन की, वो मैकेनिज्म फॉर्मेट समझते हैं। मैकेनिज्म फॉर्मेट समझते हैं कि मैकेनिज्म फॉर्मेट में एक एसिड बेस के साथ कैसे रिएक्शन कर रहा है, उसको एक बार क्लियर कर लेते हैं।
HCl बेटा एक एसिड है, अगर ये एक एसिड है तो हाइड्रोजन आयन पक्का देगा, और क्लोरीन आयन दैट्स नोन एज अ कॉन्जुगेट बेस, जिसे हम कॉन्जुगेट बेस के नाम से जानते हैं. ओके. Sodium is a metal. If it is a metal, it always liberate electrons. If always liberate a number of electrons, ये number of electrons को liberate करेगी. ठीक है. अब जैसे हमने पहले मैंने आपको बताया था उसी तरीके से करेंगे. क्या करेंगे हम, क्या काम करेंगे यहाँ पर, हम लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड कर देंगे, राइट साइड को राइट साइड में ऐड कर देंगे, और फॉरवर्ड रिएक्शन कर देंगे. ये वाला नेगेटिव इस वाले पॉजिटिव के साथ, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बेटा डिफरेंट होते हैं, इसलिए हमें दोनों के स्पेसिस को अलग अलग लेना होगा. इसके नेगेटिव उसके पॉजिटिव को लेना होगा. तो यहाँ पर NaCl बन जाएगा. ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस हाइड्रोजन के पास चल जाएगा. लेकिन हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन जो ये है, हाइड्रोजन जो होता है वो एक गैस है बेटा. क्या है, एक हाइड्रोजन गैस है. और आपको ये बात याद रखनी है, ऑल गैसेज आर डाई एटोमिक. मतलब जितनी भी गैसेज होती है डाई एटोमिक होती है. डाई एटोमिक का मतलब होता है मेड ऑफ टू एटम्स, मतलब दो एटम से मिलकर बनने वाली. ठीक है. अगर दो एटम से मिलकर बनेगी, हाइड्रोजन गैस लिख रहे हो तो H2 सिंबल होगा इसका. क्या होगा, H2. और H2 में कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं. H2 में कितने एटम्स है बेटा, 2 एटम्स है. लेकिन हमारे पास तो यहाँ एक एटम है, इसलिए हमें यहाँ पर H2 लिखेंगे. लेकिन ये अब जो केमिकल इक्वेशन बनकर आई है ये कैसी है, अनबैलेंस. ये जो केमिकल इक्वेशन बनकर आई है ये कैसी है, अनबैलेंस. तो बैलेंस करने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे. किस तरफ, इस तरफ. अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए. लेकिन यहाँ सोडियम अनबैलेंस हो गई, इधर Cl है ना, इसको बैलेंस किया यहाँ पर, और इसको यहाँ पर प्लस लगाकर 2 यहाँ आ जाए. तो ये बन जाती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन. समझ गए बात को. एक बार फिर से समझे इस बात को, बड़े ही आराम से प्यार से समझे. मैं यही बात समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए. जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है. उसी तरीके से जब कोई बेस मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है. अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में ये है कि इस HCl की रिएक्शन सोडियम के साथ कराएगी तो NaCl और हाइड्रोजन गैस लिबरेट की. और HCl अगर ये हम जानते हैं ये एक एसिड है तो ये हाइड्रोजन आयन लिबरेट करेगा और Cl नेगेटिव बनाएगा. इधर ये सोडियम है, सोडियम इज अ मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगी. और हमने इसको जैसे हम पहले किया था, हमने एसिड बेस की रिएक्शन के साथ उसी तरीके से हमने इनको ऐड कर दिया, लेफ्ट में और राइट में. चलिए अब हम समझते हैं अपना अगला एग्जांपल. किसके साथ, मेटल के साथ ही समझ लेते हैं. किसका, एसिड का ही समझ लेते हैं. उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या हो, हम लेते हैं HNO3 लेते हैं. अगर कुछ बच्चों के दिमाग में हो रहा है सर बार HCl ले रहे तो HNO3 ले लिया, और ये ले लिया जिंक. जब हमने इन दोनों की रिएक्शन कराई तो आपको पता है ये जिंक नाइट्रेट बनाएगा, और इधर ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा. इसको समझने के लिए हम क्या काम करेंगे, HNO3 जो है यहाँ ये होगा. HNO3 जो है वो जब लिबरेट होगा तो H प्लस और NO3 नेगेटिव में आएगा. ठीक है. और जिंक जो है जब वो अपने आयनिक फॉर्मेट में आएगा तो वो जिंक प्लस 2 और 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा. डन इतनी बात. वैसे ही अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा क्या, HNO3 प्लस Zn टू गिव ZnNO3 ट्वाइस प्लस H2, और ये क्या है, गैस है. समझ गए बात को. लेकिन यहाँ पर फिर से वही अनबैलेंस वाला है सीन, तो आप इसको ऐसा कर लोगे. अब ये हो गई बैलेंस. आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी. अब हम चलते हैं आगे. बेस के साथ हमने बताया था, मैंने अभी बताया बेस के साथ रिएक्शन का पेपर. ये एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए.
बेस के साथ रिएक्शन के लिए हमने NaOH ले लिया, इसके साथ हमने ले लिया जिंक। बेस के साथ हमने रिएक्शन कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक मेटल, इट्स फॉर्म अ सॉल्ट। क्या बनाएगा? सॉल्ट। सॉल्ट का नाम है सोडियम जिंकेट। देखो अभी फॉर्मूला भी बनाएंगे इनका, इसका सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट और H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस इसने क्या कर दी? फिर से लिबरेट कर दी। इतनी बात समझ गए? देखो कैसे। अब ये NaOH है, बेस है। जैसे HCl था एसिड, उसने क्या काम किया था बेटा? उसने हाइड्रोजन आयन लिबरेट किया था। उसी तरीके से जब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस का काम कर रहा है और ये बेस है, तो ये क्या लिबरेट करेगा? हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्सी आयन। इसने Na प्लस और OH नेगेटिव लिबरेट कर दिया। जिंक again it is a metal and always liberate the number of electrons, that's Na plus 2 plus और 2 number of electrons, 2 electrons लिबरेट कर दिए इसने। यहां तक मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा दिक्कत आ रही होगी समझने में, बहुत इजी है। जो हम पढ़ रहे थे वही बहुत इजी है। लेफ्ट साइड में ऐड कर देंगे प्यारे बच्चों, और राइट साइड को राइट साइड में, ये और ये। देखो ध्यान से समझना, ऑक्सीजन को यहाँ पर तोड़ने की, इसको हल्का सा तोड़ने की डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आप एक बात समझिए। ऑक्सीजन जो होता है उस पर होता है 2 चार्ज माइनस का, हाइड्रोजन जो होता है उस पर होता है 1 चार्ज। जब इन दोनों को जोड़ा गया, जब इन दोनों को कंबाइन किया गया, तो इसका 2 नेगेटिव और इसका 1 पॉजिटिव से 1 नेगेटिव चार्ज रिमेन रह गया। तो हमने इनको कर लिया अलग, क्योंकि हमें जब हाइड्रोजन गैस चाहिए, जब हमें हाइड्रोजन गैस चाहिए तो हमें उसके साथ ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए। तो हमने इसको भी क्या कर लिया? अलग कर लिया। जब हमने इसको अलग कर लिया तो अब हमारे पास क्या बचा? ये तो चला गया इसके साथ, क्योंकि जैसे कि हमने देखा था इलेक्ट्रॉन जो थे हाइड्रोजन के साथ जाकर ही तो उन्होंने H2 बनाया था। समझ गए बात को? जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ जाकर ही तो किसमें बदले? H2 में बदले थे। तो ये हाइड्रोजन आयन जो है इन इलेक्ट्रॉनों के साथ आ जाएगा और आने के बाद ये किसमें बदल जाएगा? ये H2 में बदल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अब हमारे पास क्या क्या बचा? हमारे पास जिंक बच गया, हमारे पास सोडियम बच गया और हमारे पास ऑक्सीजन बच गया। अब इन तीनों से फॉर्मूला कैसे बनता है वो जान लेते हैं। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होगा Na2ZNO2। ये फॉर्मूला है सोडियम जिंकेट का। अभी बताता हूं कैसे बनाइए। देखो जरा यहां से समझना। सोडियम पर बच्चों कितना चार्ज है? +1। और जिंक पर कितना चार्ज है? +2। ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है? -2। इनके चार्ज को 9th में आपने फॉर्मूला बनाना सीखा होगा। ऐसे लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे और इसको ऐसे। एक बात याद रखना कि किसी भी, जितने भी, कोई भी अगर कंपाउंड है, अगर कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड, लिखो ये बात सही रहेगी कि अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है तो उसके अंदर क्या है? ऑलवेज कटायंस एंड अनायंस इक्वली होंगे। कैसे होंगे बेटा? इक्वली होंगे। मतलब कि इसका, इस स्टेटमेंट का मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड है, अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड बना है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, किसी भी तरह का कोई चार्ज ना हो, तो उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा प्यारे बच्चों उतना ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा। इतनी बात समझ रहे हैं? अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड है प्यारे बच्चों तो जितना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा। ये बात आपको समझनी है, ये बात याद रखनी है, तभी जाकर आप इसे अच्छा आसानी से कर पाएंगे। समझो वैसे यहां पर है 2 नेगेटिव, यहां पर है 3 पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव एक साथ है। ठीक है, अनबैलेंस है। इसका मतलब जितने पॉजिटिव होने चाहिए उतने नेगेटिव होने चाहिए। तो कम कौन सा है? आप यहाँ पर डिवाइड करके नहीं कर सकते कि अपर से नीचे ले आए डिवाइड करके। तो आप करेंगे क्या? आप ऐसा करेंगे, जो लोअर में है, मतलब जो नीचे वैल्यू है उसको मल्टीपल्स में ऊपर करेंगे। उसको क्या करेंगे? मल्टीपल्स में ऊपर करेंगे।
तो आपने इसको मल्टीपल्स में ऊपर कर दिया। अब कितना होगा बेटा, ये हो गया -4। अब कितना होगा ये -4। समझो बात को। अब ये -4 है और ये +3 है, तो अनबैलेंस हो गए। अब या तो इन दोनों को बढ़ाओ, अगर आपने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो कितना हो जाएगा 6, ये फिर अनबैलेंस हो जाएंगे। तो अब आपने करना क्या है, किसी एक को बढ़ा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 को बढ़ा लिया 2 से मल्टीपल करके, ठीक है, मल्टीपल्स में ही बढ़ सकता है, दूसरा कोई और वे नहीं है। अगर इसे आप मल्टीपल से बढ़ाते हो 2 से करके, तो ये 2 2 जा 4 और +1 यानी कि 5, एक फिर से ज्यादा हो गया, एक फिर से ज्यादा हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, हम क्या आ जाते हैं सोडियम पर। सोडियम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। जब सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 ये प्लस का और 2 ये प्लस का, कितना हो गया 2 और 2 4 प्लस के और 4 माइनस के, हो गए बैलेंस। इसका मतलब जिनको मैंने जितना मल्टीपल करके इंक्रीज किया है उसके साथ उतना ही ये नंबर्स ऐड कर दो। सोडियम को मैंने 2 से मल्टीप्लाई की, तो यहाँ देखना सोडियम के साथ मैंने 2 लिखा है। जिनके साथ मैंने कोई मल्टीप्लाई की नहीं की, आप बोल रहे हो तो जिनके साथ कुछ नहीं लिखा मैंने। ऑक्सीजन के साथ मैंने मल्टीप्लाई की 2 से, तो आप कह रहे 2 से मल्टीप्लाई की, तो यहाँ 2 लिख दिया मैंने, और ये बन जाता है सोडियम जिंकेट जो मैंने लिखा था। इतनी बात डन है। यहाँ तक दिक्कत कुछ समझने में? मुझे नहीं लगती आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत होगी। ध्यान से समझिए, वीडियो को बार बार देखिए, पॉज करके देखिए, ताकि ये बात आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये समझ में आ गई तो मान के चलना कि आपको बहुत सी बातें समझ में आ गई। चलो अब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी एसिड, दूसरा पॉइंट आता है आपका कि अब एसिड एंड बेस, एसिड और बेस अगर रिएक्शन करते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बोनेट सॉल्ट्स के साथ। समझ गए बात को? अगर मान के चलो, ये बात समझो कि एसिड और बेस हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, इस बात को हम समझने जा रहे हैं। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है ये वाली, इसको जरा आसानी से समझते हैं, बड़े ध्यान से समझते हैं। चलो पहले तो बात ये समझ लो कि हाइड्रोजन कार्बोनेट होते क्या है। हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं HCO3-1। समझ गए इतनी बात? कार्बोनेट्स क्या होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं CO3-2। ये बात आपको याद रखनी होगी, कुछ बातें याद रखने वाली है और उन बातों को याद रखोगे तो ही काम हो पाएगा। सारी बातें ऐसी नहीं होती कि आपको ये देखो, मैं आप लोगों को बता दूं 10th में अधिकतर चीजें आपको रटवाई जाती है। मैं आपसे अधिकतर चीजें नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे 1 या 2-3 चीजें कह रहा हूं याद करने के लिए, जो आपको याद करनी है। इवन मैं उनका बैकग्राउंड भी बता दूंगा, बेसिक चीजें भी बता दूंगा, लेकिन 1-2 चीजें हैं जो ज्यादा आपके लेवल से ऊपर की बात है जो आपको नहीं समझनी, लेकिन उनके बारे में भी आपको कोशिश करूंगा समझाने की। अदरवाइज आपको उनको याद रखना है, ठीक है? अदरवाइज आपको उन्हें क्या रखना है, याद रखना है। चलो देखो, अगर एसिड की रिएक्शन, मैं एक जनरल इक्वेशन लिख देता हूं, यहां लिख देते हैं जनरल इक्वेशन। अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें, क्या है कि एसिड की रिएक्शन या किसी बेस की रिएक्शन, एसिड या बेस की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, सॉल्ट के साथ करते हैं, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाता है सॉल्ट, ये बनाएगा CO2 और ये बनाएगा H2O। समझ गए बात को? ये बनाता है सॉल्ट, मतलब सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर गैस को वाटर को रिलीज करेगा, ठीक है? चलो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में पहले अगर हम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट की बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने ले लिया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन अगर हम करते हैं किसके साथ, इसकी रिएक्शन करा लेते हैं सबसे पहले। चलो H2SO4 के साथ करा लेते हैं। किसके साथ करा लेते हैं, H2SO4 के साथ करा लेते हैं, तो देखते हैं क्या बनेगा, ठीक है? यहाँ सोल्ट सीधा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसका मैकेनिज्म करके, मतलब किसने किसके साथ रिएक्शन की। H2SO4 इज अ बेस, सॉरी एसिड, तो इसने क्या किया होगा कि इसने हाइड्रोजन रिलीज किया होगा। अगर इसने हाइड्रोजन रिलीज किया है 2H+ और SO4
2 नेगेटिव, ये क्या है सर, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दो पार्ट्स में टूटता है। कैसे टूटता है, एक बार इसने Na+ बनाया और जो ये H2CO3 माइनस है ये अपने आप में दो चीजों में टूट जाता है, एक CO2 में और एक OH नेगेटिव। समझ गए बात को, एक CO2 में एक OH नेगेटिव में टूट जाता है, तो ये आपको इस फॉर्मेट में मिलता है। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि इस तरीके से टूट गया। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि ये इस तरीके से न मिलके, ये इस तरीके से न मिलके आप कहो कि इसे कार्बोनेट में तोड़ दो सर और इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही जरिया है हमारे पास, ये वाला, इसको बनाने का। बाकी इसमें कुछ नहीं है कि कहीं से बने, तो इसे हमें कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जो बचा उसके साथ हमने इसको रिलीज कर दिया। चलो, इसका रोल खत्म। इसका रोल खत्म होने का मतलब क्या है कि अगर मैं चाहूं तो इस हाइड्रोजन कार्बोनेट की जगह ये और ये लिख सकता हूं, कोई भी इशू नहीं है। समझ गए बात को, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है, ये इसके साथ मिलकर बेस बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। ये काम आएगी आपको इक्वेशन। अभी जब अगली एक केमिकल इक्वेशन कराऊंगा मैं, रिएक्शंस करेंगे, उसमें ये बात समझ में आएगी। तो इसको मिलाकर एक मैं अलग लिख के बताता हूँ। देखो, ये बात मैं अलग लिख के बताता हूँ कि अगर आप NaOH और प्लस CO2 की रिएक्शन कर रहे हो तो इसका मतलब डायरेक्ट आप NaHCO3 बना सकते हो। इसका मेरे कहने का मीनिंग ये है, इसे काम मिलेंगे हम आगे हमारे काम आएगी। चलो देखते हैं जरा, ये हो गया प्यारे बच्चों। अब रिएक्शन देख लो किसके साथ, ये है आपका प्लस में, ये है माइनस में, ये दोनों कंबाइन हो गए और कंबाइन होकर क्या बना दिया, इधर हो गया आपका NaHCO3 प्लस H2SO4 टू गिव, इसको और इसको मिलाएंगे तो बनेगा Na2SO4। केमिकल फॉर्मूला आपसे बनाना आता होगा इसका, किस तरीके से केमिकल फॉर्मूला मैंने बनाया। प्लस ये CO2 आ गया, यहाँ से हाइड्रोजन प्लस में है और यहाँ पर OH नेगेटिव में है, और जब OH नेगेटिव और आपका H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। अब ये देख लो कि ये बैलेंस है या नहीं है। अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लेते हैं। इधर कितने सोडियम है, एक, इधर कितने सोडियम है, दो। तो पहले सोडियम को ही बैलेंस किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई करके। दो हाइड्रोजन प्यारे बच्चों, ठीक है। कार्बन, 2 कार्बन है इधर, लेकिन यहाँ कार्बन कितना है, 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। ऑक्सीजन देख लो कितने हैं, ऑक्सीजन हो गए 2 3 6 और 4 10, 4 और 4 8, 8 और 1 9। देखो 4 और 4 8 और 1 9, यहाँ कितने हैं, 4 और 2 3 6 10 इधर है, 1 कमी है, चलो बढ़ा लेंगे उसको। और हाइड्रोजन देखो, 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2, तो इधर कर लिया हमने 2 से मल्टीप्लाई। देखना जरा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गए, और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन इधर कितने थे, 10, इधर कितने हो गए, 4 4 8 और 2 10, बैलेंस। क्लियर है बात। सल्फर रह गया, सल्फर इधर कितना है, 1, सल्फर इधर कितना है, 1, डन। ये हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहां तक किसी को कोई समझने में दिक्कत, मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलो अब हम करते हैं बेस के साथ अगर इसकी रिएक्शन की जाए तो बेस के साथ ये किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से काम नहीं करेगा। बेस के साथ समझ लेते हैं, एग्जाम्पल को बहुत प्यार से आराम से समझेंगे चीजों को। बेस आपने ले लिया, बेस कौन सा बेस ले, चलो बेस लेते हैं, आपने सोडियम ही ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर भी आपने क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया। जब इन दोनों की रिएक्शन कराई तो आपने पता है क्या बनाएगा, ये Na2, इसने बनाया Na2, इसने सोडियम कार्बोनेट बना दिया, सोडियम कार्बोनेट बनाया, प्लस
CO2 बना दिया, और प्लस का आपका क्या बना दिया, CO2 बना दिया, और इसने बना दिया वाटर। इतनी बात समझ में आई, दोनों ने ये बना दिया। ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा आप समझो बात को। कार्बोनेट बनेगा, इधर भी कार्बोनेट बनेगा, तो ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसके साथ रिएक्शन सिर्फ कौन करेगा, बेस एसिड ही करेगा रिएक्शन। हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ कौन रिएक्शन करेगा, सिर्फ एसिड रिएक्शन करेगा। अगर एसिड की रिएक्शन हम कार्बोनेट्स के साथ करते हैं, कार्बोनेट्स के साथ करते हैं, तब जाकर सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, और CO2 फिर से बनेगा। समझ गए। चलो एग्जांपल देखते हैं। HCl के साथ आपने सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराई, तो ये बनाएगा NaCl प्लस CO2 और प्लस H2O। ठीक है, देखो जरा कैसे बनाएगा। Na2CO3 जब आपने डिसोसिएट किया तो ये 2Na प्लस बना, और ये बन गया प्यारे बच्चों CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, ये बन गया CO3 2 नेगेटिव। HCl था, HCl जब डिसोसिएट हुआ तो H प्लस और Cl नेगेटिव बन गया। आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, ये HCl हो गया, ये Na2CO3 हो गया। ठीक है, ये Na2CO3 हो गया, और यहाँ से जो ये Na2CO3 है ये इसके साथ मिल जाएगा। इसके साथ मिलने का मतलब है कि ये बना देगा 2NaCl। ये और ये दोनों अगर एक साथ मिलते हैं, देखो ये बनाते हैं H2CO3, जिसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड, जिसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, लेकिन ये अपने आप में दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, CO2 और H2O। इसलिए हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, इसकी जगह लिख देंगे HCl प्लस का Na2CO3 टू गिव 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। समझ गए बात, यहाँ तक ये बात क्लियर है? आई होप सो, बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इतना समझने में। आपको इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक डन है बात? चलो आगे समझते हैं। फिर अब हम समझते हैं कि अगर किसी भी मेटल की रिएक्शन, अगर हम समझते हैं किसी मेटल की रिएक्शन अगर की जाए, किसके साथ, एसिड की रिएक्शन की जाए मेटल ऑक्साइड के साथ, कौन सा थर्ड पॉइंट आ जाता है, जौन सा भी पॉइंट है कि एसिड की रिएक्शन अगर किसके साथ की हमने, मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड्स के साथ की, तो ये क्या बनाएंगे, फिर से वही बात कि सॉल्ट बनाएंगे। और सॉल्ट बनाने के साथ अब आप इसके साइड के प्रोडक्ट को आप बताओगे कि साइड वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा। हम एग्जांपल ले लेते हैं HCl। मेटल ऑक्साइड में आपने देखा, मेटल ऑक्साइड में हमने ले लिया Na2O, ये मेटल ऑक्साइड है। इसके साथ रिएक्शन करोगे तो आप यहाँ बताओगे NaCl बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन बच गया और यहाँ से ऑक्सीजन बच गया, तो क्या बना, वाटर। यहाँ से क्या बन गया, वाटर बन गया। अब ध्यान समझना, एक मैंने रिएक्शन का जब सॉल्ट बताया था कि एसिड के रिएक्शन किसी बेस के साथ कराएंगे तो क्या बनाएगा, वो सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। यही बात बताई थी ना मैंने। देखना, इधर वाटर है, सॉल्ट है, एसिड है, यहाँ ये बेस है, फिर यहाँ तो लेकिन आपने Na2O लिख दिया। तो आपको ये बात मैं बता दूं कि जितने भी मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स के पास किस तरीके का नेचर होता है, मेटालिक ऑक्साइड्स हैव बेसिक नेचर। कैसा नेचर रखते हैं, बेसिक नेचर रखते हैं प्यारे बच्चों। तो आप ये बात याद रखेंगे कि मेटालिक ऑक्साइड्स के पास कैसा नेचर होता है, बेसिक नेचर होता है। अगर बेसिक नेचर है तभी तो उसने सॉल्ट और वाटर बनाया। मेटालिक ऑक्साइड्स के पास बेसिक नेचर होता है। ये बात जो मैं छोटी छोटी बातें बीच में बता रहा हूँ, ये बात आपको काम आएगी जब आप नया नेक्स्ट चैप्टर समझेंगे, कौन सा, मेटल नॉन मेटल वाला, तब आपको ये बात काम आएगी, तब आपको ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, बेसिक नेचर होता है, तो उस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लिया आपको यहाँ पर आपने यूज कर लिया कौन सा, H2SO4 यूज कर लिया। कौन सा यूज कर लिया, H2SO4। यहाँ आपने को यूज कर लिया कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये क्या बनाएगा, यहाँ से सल्फेट ले लेगा इनको और कैल्शियम चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, और ये हो जाएगा
कौन सा, H2O, ये भी एक सॉल्ट है और ये भी क्या है, वाटर है। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, मुझे लगता है सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, तो रफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट बात समझते हैं। नेक्स्ट में ये है कि अगर किसी भी नॉन मेटेलिक के साथ रिएक्शन की जाए, किसके साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन की जाए। सबसे पहले नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के बारे में समझो। नॉन मेटेलिक अगर ऑक्साइड्स की बात करते हैं हम, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, पहली तो बात इनका नेचर कैसा होता है। नेचर जो होगा इनका, वो नेचर होता है एसिडिक। कैसा नेचर होगा, एसिडिक नेचर के होते हैं। अगर एसिडिक नेचर के होंगे तो एसिड के साथ रिएक्शन ना करके किसके साथ रिएक्शन करेंगे, बेस के साथ। वेरी गुड, बहुत अच्छे समझे आप। तो अब हम समझने जा रहे हैं बेस की रिएक्शन। अगर हम नॉन मेटेलिक के साथ करें, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं, किसकी रिएक्शन करते हैं, बेस की रिएक्शन करते हैं, तो फिर से वही क्या बनेगा, सोल्ट बन जाएगा और H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O, इसका मतलब वाटर बन जाएगा। बेस ले लो NaOH, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लो CO2, और इसके साथ रिएक्शन इसकी कराओ तो ये बना देगा Na2CO3 प्लस H2O। क्लियर है बात, ये समझो। आपको फिर वही, मैं समझ गया बात को, मैकेनिज्म इसका समझाया जाए तो मैकेनिज्म समझ लेते हैं, कोई इशू नहीं है। NaOH इज अ बेस, इसको हम डिसोसिएट करते हैं। डिसोसिएट करने के बाद ये Na प्लस O2 नेगेटिव और H प्लस में मैंने तोड़ दिया। अभी मैंने समझाया था, इसलिए मैंने आपको ये सीधा यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। इससे पहले इक्वेशन मैंने समझाया था। CO2 जो है, CO2 जो है वो क्या काम करेगा, CO2 में यहाँ पर इस CO2 में जो है ये वाला ऑक्सीजन इस तरीके से इसमें जब ऐड कर दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO3 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं। एक और तरीका है, अभी बताऊंगा मैं आपको, पहले इसको इस तरीके से समझो। इतनी बात डन है, इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से किसी को, डन है इतनी बात। चलो, जब ये ऐसे रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के बाद ये हो जाएगा आपका NaOH CO2 इज इक्वल टू, देखो Na2CO3 प्लस H2O। यहाँ पर H2O कैसे बचेगा, जबकि हमारे पास तो ये बचा था अकेला, हमारे पास तो ये बचा था, फिर ये कैसे हो गया। एक मिनट दो जरा, मैं जरा इंक डाल लेता हूँ इसमें। देखो जरा, यहाँ तो एक हाइड्रोजन था, आपने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लिख दी, दिक्कत आ गई। तो इस बात को समझने के लिए आपको बस हल्की सी एक बात समझनी है। क्या समझनी है, कि कोई भी एसिड, ये बात ध्यान रखना, अगर किसी भी एसिड के अंदर, अगर किसी भी एसिड की बात कर रहे हैं या फिर हम किसी बेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये अपना एसिडिक नेचर और ये अपना बेसिक नेचर, तभी दोनों के दोनों शो करेंगे जब इनको मिक्स किया जाएगा वाटर में। मेरी बात समझिए, इसका मतलब ये ऑलवेज एसिडिक नेचर किसी भी एसिड का तब शो किया जाएगा जब वो वाटर में मिलेगा, वो एसिड तब होगा जब वो वाटर में मिलेगा, वो बेस तब होगा जब वो वाटर में मिलेगा, और वो कोई भी एसिड होगा अपना एसिडिक नेचर, मतलब जो उसकी पावर है, जो वो एसिड का काम कर रहा है, वो एसिड का काम तभी करेगा जब उसमें क्या होगा, जब उसमें पानी होगा। अगर मैं यहाँ पर ये बात लिख रहा हूँ कि ये बात मैंने लिखी कि अपने आयन में टूटकर इसमें डिसोसिएट हो रहा है, तो ये बात अंडरस्टूड हो गई यहाँ पर कि इसके आप इसमें ना क्या मिक्स किया हुआ है, इसमें मिक्स्ड है, क्या मिक्स्ड है, वाटर। इसमें क्या मिक्स्ड है, वाटर मिक्स्ड है। समझ गई बात को। इसका मतलब ये एक्वस में है, ये भी एक्वस में है, और ये भी कैसा है, एक्वस में है। एक्वस का मतलब क्या है कि वाटर उसमें लिक्विड फॉर्मेट में, वाटर की फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन इसलिए बढ़ जाता है। तो इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, जरा वो समझे एक बार, वो समझते हैं। ये बात तो आपने नोट कर ली होगी। चलो समझाता हूँ मैं दूसरे तरीके से कैसे लिखा जाता है, इसको दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इतना इजी है, बहुत इजी है समझना इसको। यानी कि NaOH प्लस H2O, तब जाकर ये Na प्लस और OH नेगेटिव। एक चीज और लिख लेते हैं, अगर ये यहाँ पर क्या है, ये NaOH किस में है, सॉलिड में है, ये लिक्विड,
तो ये यहाँ एक्वस में मिलेगा हमें, और प्लस OH नेगेटिव, ये भी हमें कैसा मिलेगा, एक्वस मिलेगा। एक्वस का मतलब होता है लिक्विड की फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। और इधर जो ये वाटर था, ये वाटर इधर एज में आ जाएगा। और यहाँ क्या था, CO2। तो ये वाटर जब इसके साथ मिक्स हो जाएगा, इसके साथ यूज कर लेंगे इस वाटर को, और ये बदल जाएगा H2CO3 में। किसमें बदल जाएगा, H2CO3 में। कैसे, बात क्या याद रखनी है, बात याद रखनी है कि अगर कोई नॉन मेटल है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ कराते हो, ध्यान समझना बात को, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हो वाटर की, तो उसने अगर रेस्पेक्टिव एसिड बनाया, रेस्पेक्टिव एसिड बनाता है, तो इसमें नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। अगर उसने रेस्पेक्टिव बेस बनाया, तो इसमें कैसा नेचर होगा, बेसिक नेचर होगा। समझ गए बात को। अगर उसने क्या बनाया, कुछ नहीं बनाया, उसने न्यूट्रल रहा वो, अगर वो न्यूट्रल रहा, तो इसका मतलब वो कैसा होगा, वो भी न्यूट्रल होगा, वो भी कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। या फिर एक ये भी आ जाता है, एम्फोटेरिक भी आ जाता है, कि अगर वो एम्फोटेरिक बिहेव शो करता है, मतलब एसिड के साथ भी एसिड बना सकता है, बेस भी बना सकता है, तो उसका नेचर कैसा होगा, एम्फोटेरिक नेचर होगा। उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर होगा एम्फोटेरिक नेचर। ये बात क्लियर है, बस यहाँ से यही है। ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये कैसा है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये वाटर है, इसके साथ मिलकर इसने क्या बनाया, एसिड। इस एसिड का नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। इस एसिड का नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। तो ये बात क्लियर हो गई, इसके अंदर कैसा नेचर होगा, एसिडिक नेचर होगा। इसके अंदर कैसा नेचर होगा, एसिडिक नेचर होगा। ये बात अंडरस्टूड हो गई, ठीक है। इसने ये बना दिया, अब देख लो क्या करना था हमें, ये ऊपरले वाली बात, यानी कि इस बेस को ले लिया, हम इसे समझ सकते हैं, ये बेस हो गया, और ये प्लस का H2CO3 हो गया। अब मिला दो इनको, जब मिलाया हमने, इसने बनाया Na2CO3 और प्लस का H2O बन गए। ये तो बात आपको पता ही थी, ये बात तो मैंने लिखवाई थी। कौन सी लिखवाई थी, कि स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बात मैंने आपको बता रखी है, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। ये वाटर है, लेकिन सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग वाले के साथ चल जाएगा। तो इसने कैसा सॉल्ट बना दिया बेटा, बेसिक सॉल्ट बना दिया। ये बात तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ तक की ये बात क्लियर है। एक इसके बाद केमिकल रिएक्शंस आती है कि अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर ले, वो बात हम पहले रिएक्शन कर चुके हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत है नहीं समझने में। आई होप सो आपको ये बात बहुत समझ में आई होगी, और आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।